Hello friends, this is Harshvardhan Singh. I hope you all are doing good and well in your life. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्रैश कोर्स ऑफ साइंस स्टार्ट किया है। सबसे पहले इसमें हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में कल हम लोगों ने यूनिट चैप्टर ख़त्म किया था और मोशन का हाफ पार्ट ख़त्म किया था। अब हम लोग मोशन के आधे पार्ट जो बचा हुआ है उस पर चलते हैं। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन वो होता है फोर्स विच अपोजिट द रिलेशन मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो चीज़ होती है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर आप स्लाइड कर रहे हैं तो आपकी कुछ दूरी पे जाके स्पीड स्लो हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होता है जो कि आपकी स्पीड को अपोज करता है, आपके फोर्स को कम करता है। ठीक है। फ्रिक्शन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वो फोर्स होता है जो बॉडी को रेस्ट पे ही रिमेन करता है, मतलब कि जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, इट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स विच रेजिस्ट फोर्स दैट इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ऑप्शन भी दे देता है, कहता है कि विच फोर्स इज़ कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होता है? व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन इट्स बॉडी इज सच दैट द बॉडी इज़ अबाउट टू स्लाइड। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि बॉडी तो रेस्ट पे ही रहेगी, तो जब बॉडी पे इतना फोर्स लग चुका है, जब वो अगर थोड़ा सा अगर और लगा दिया जाए तो वो स्लाइड करने लगेगी, मतलब अबाउट टू स्लाइड, मतलब स्लाइड नहीं कर रही हो, रेस्ट पे है स्टैटिक में। तो जब वो कंडीशन आ जाए, जब बॉडी अबाउट टू स्लाइड होने लगे, मतलब कि अगर थोड़ा फोर्स और लगा दिया जाए, तो उसके पहले का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी स्लाइड्स ओवर अदर बॉडी। जैसा कि हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है जो अबाउट टू स्लाइड बॉडी होने वाली होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है अगर उसमें जो वही जो थोड़ा सा फोर्स और लगा दें तो बॉडी स्लाइड करने लगती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका उसमें ऑप्शन में दे सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, कोई ग्रेटर बता देगा, तो आपको ये याद रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ये रफ हो गया है, ये उसमें पूरा लिखा हुआ है कि ड्यू टू रफनेस फ्रिक्शन इंक्रीजेस, मतलब जितना सरफेस रफ रहेगा उतना ही फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रफनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए, तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? When a body travels along a circular path, its velocity changes continuously. External force on the body is always toward the center of path. देखिए, जब बॉडी, आपने कभी ना कभी साइकिल तो चलाई होगी, जब आपको कभी सर्कुलर पाथ पे अगर आपको टर्न करना है, ठीक है, तो अगर आप इसको वेलोसिटी नहीं चेंज करें तो आप स्ट्रेट भी जा सकते हैं, और बिना बेंड किए, आपने भी देखा होगा, और आपको अगर कहीं सर्कुलर पाथ पे घूमना है या फिर कहीं टर्न लेना है तो आप अपनी बॉडी को हमेशा बॉडी और साइकिल को हमेशा बेंड करते हैं। ठीक है, तो जो आप ये कर रहे हैं ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है आप लगा रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा फोकस आप सेंटर ऑफ पाथ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज करेंगे तो आप स्ट्रेट भी जा सकते हैं या फिर आप गिर भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको टर्न लेना है तो अपनी स्पीड थोड़ी कम या फिर थोड़ा ज़्यादा, जो भी आपके हिसाब से करनी पड़ेगी, थोड़ी कम ही करनी पड़ेगी नॉर्मली तो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप आराम से टर्न ले पाते हैं। ठीक है, तो वही जो आप कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यही साइकिल ही वाला दिया हुआ है यहाँ पे भी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल दे देता है और बोलता है कि ये जो एग्जाम्पल है किस फोर्स का मतलब एग्जाम्पल है, मतलब तो सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल, तो आपको सेंट्रीपिटल लगाना है। ये क्या है?
आपने बहुत बार सुना भी होगा, अगर आपका कर्व है, अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, फिर बाइसिकल कहीं भी ला रहे हैं, तो आपने देखा होगा जहाँ टर्न होता है वहाँ पे हल्का सा जो एज होता है रोड का वो थोड़ा सा रेज्ड होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। आपको ऐसे टर्न लेना है तो ये पोर्शन थोड़ा रेज रहेगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ताकि आपका पूरा जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो एकदम सेंटर ऑफ पाथ हो जाए, आप बाहर ना गिर जाएं, इसलिए वो आपको इधर की तरफ भेज देता है, ठीक है, आराम से। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और आपको वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आप कम ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। और इसी का अपोजिट और इसी का इक्वल फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स, इसी को हम लोग फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता था कि सेंटर ऑफ पाथ पे लगता था, यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो आउटसाइड और अवे सेंटर ऑफ पाथ पे लगता है, ठीक है, बाहर लगता है। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा, अगर आपने कभी दूध से मिल्क क्रीम को हटाते हुए देखा हो, तो एक मशीन होती है ऐसे, अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूमती रहती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब अपने क्रीम को बाहर फेंकना है। तो वो बाहर कैसे फेंकेगी, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दी तब तो वो अंदर ढकेल देगा, क्योंकि हमने लोग देखा था जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सामान को बाहर फेंक देता है, ठीक है। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स से डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछता है वनडे एग्जामिनेशन में, चाहे वो एयरफोर्स हो, SSC हो, जो भी हो, ठीक है। वनडे एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको पढ़ के जाना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म न्यूटन मीटर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, RF साइन थीटा होता है, ठीक है। मतलब R क्या होता है, रेडियस होती है, F होता है आपका फोर्स, और साइन थीटा होता है द एंगल बिटवीन फोर्स एंड लीवर आर्म, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, टॉर्क गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, तो फोर्स बताइए या फिर एंगल। तो इतना टफ क्रिटिकल कुछ पूछता नहीं है, तो इसलिए आपको अगर फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, SSC टाइप या फिर क्या कहते हैं आपका एयर फोर्स हो गया, ठीक है। इस टाइम इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, ठीक है। आपने एक अपने स्कूल में, अपने प्लेग्राउंड में एक झूला ऐसे ज़रूर देखा होगा जो ऐसे अप एंड डाउन होता है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, भी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर इसमें आप बैठे हैं, आप मान लीजिए 60 kgs के हैं, ठीक है, आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो आप नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 60 kg का ये आदमी और आप बैठ जाता है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो मतलब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब आप लोग जानते होंगे रेस्ट होता है, डायनेमिक मतलब मोशन होता है। तो वो इक्विलिब्रियम जो रेस्ट के समय पे मेंटेन किया जाए उसको स्टैटिक बोलते हैं, और जो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट मोशन के तहत अगर मेंटेन किया जाए उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग का मोशन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने हाफ पार्ट कल पढ़ाया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए। और फ्रिक्शन से जो थोड़ा सा और पार्ट बाकी था, सेंट्रीपिटल वगैरह, तो वो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। हम लोग आगे चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी में। क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन इतना डीप पूछता ही नहीं है फिज़िक्स में या फिर साइंस में, क्योंकि SSC जैसे एग्जामिनेशन या फिर एयरफोर्स या फिर इन सब में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स या फिर डायरेक्ट हेडिंग टाइप के ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत डीप नहीं पूछता, और जो पूछता है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप अपने थर्ड चैप्टर में पहुंच जाते हैं हम लोग, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। वर्क क्या होता है, इफ़ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब दैट मीन्स वर्क इज़ डन। मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो उसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो इसमें क्या होता है कि Fs cos थीटा, F न्यूटन होता है, S होता है मीटर या फिर किलोमीटर, जो इसमें भी दिया हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी वो क्या होगी, आपको आप बता सकते हैं इसकी SI यूनिट क्या होगी, आपको बताना होगा, ठीक है।
इसकी जो वर्क की वो जो SI यूनिट होती है उसको हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ़ अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉस थीटा की बात करी, ये होता है एंगल बिटवीन एफ एंड एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो ये थीटा क्या बना रहा है 180, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस 180 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस इफ़ बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन 90 डिग्री। ये फोर्स लग रहा है और ये एस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं। SI यूनिट इसकी जूल होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अपनी थर्ड स्लाइड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो एनर्जी किसको बोलते हैं, तो एनर्जी बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी भी SI यूनिट जूल होती है, ठीक है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं। ये चैप्टर एक्चुअली में इससे थ्योरी कम आती है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको उस हिसाब से हम लोग वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग, आपने वो देखा होगा, धनुष देखा होगा, उसके हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वर्क डन हो रहा है, लेकिन उसके हम लोग पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं ना, उसको हम लोग खींच के, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है mgh, इसको पढ़ के जाना है, इससे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको मास गिवन रहेगा या और जी तो आपको पता होगा 9.8 होती है, या फिर आप किसी में 10 भी ले लेते हैं, वो गिवन होती है। और आपको हाइट गिवन है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, या फिर ऐसे ही हाइट निकालनी है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देख के जाना है। आगे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये वो वर्क डन होता है जो मोशन की से होता है, ठीक है, बॉडी के मोशन से। इसका फॉर्मूला होता है के इज़ इक्वल्स टू हाफ mv²। इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग, ये नोट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फ्लाइंग एरोप्लेन जो होता है वो बोथ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी भी है, क्योंकि वो ऊंचाई पे है और वो मोशन में तो है ही है, तो हाफ mv² भी लगेगा और mgh भी लगेगा, मतलब कि mgh एंड हाफ mv², ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने बचपन से हमेशा ही पढ़ा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बन सकती है ना फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। अब देखिए ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ क्या पूछता है। अब जैसे ये है, सम इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स यूज टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी। जैसे डायनमो आपको गिवन होगा तो आपको एनर्जी बतानी है किस में चेंज होता है, तो आपने देखा तो होगा ही। आइए आपको एक बार रिविजन करवा देता हूँ। इक्विपमेंट डायनमो चेंज करती है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कैंडल केमिकल टू लाइट एंड हीट एनर्जी, आपने कैंडल तो आपने अपने घर में यूज़ किया होगा। माइक्रोफोन आप हमेशा यूज़ करते हैं, साउंड को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर इनटू इलेक्ट्रिकल। वैसे ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल बल्ब इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट एनर्जी, बैटरी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, सितार जो हम लोग साउंड होता है तो मैकेनिकल टू, ये एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, सितार मैकेनिकल इनटू साउंड, ठीक है। और फोटो सेल लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये आपको देख के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब एक बार रिलेशन देख लीजिए, आपका कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला है। जैसे कि ये है, आप अगर ये याद कर लेते हैं, जैसे कि आप मोमेंटम ऑफ के ई का पूछें तो मोमेंटम तो आप लोग जानते ही mv होता है और के ई होता है हाफ mv², और ये उसका रिलेशन हो गया।
कि K इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछता है कि मुझसे क्वेश्चन कैसे बनता है, व्हेन मोमेंटम इज डबल्ड देन 4 ऑप्शन आपको दे दिए, तो दे देगा काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी बिकम 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ, ऐसे बोलता है। तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, आपको ये पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देख लिया तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, साइंस में आपके फुल मार्क्स आएंगे। अभी तो फिजिक्स चल रहा है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री फिर बायो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। इसको हम लोग Fs अपॉन टी बोलते हैं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला वगैरह हम लोग ने पीछे पढ़ा था, Fs होता है। SI यूनिट इसकी होती है वॉट, ठीक है। अब देखिए, ये रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी, या फिर आपको आना भी चाहिए कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वाट, 1 MW मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है। 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत बार पूछा है SSC, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में, इससे बहुत ज़्यादा बार पूछा है ये कि 1 हॉर्स पावर, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का लेक्चर ख़त्म होता है, वर्क पावर एनर्जी हो गया। आपको डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको ये वीडियो मिल रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।